बिल्कुल फ्री में सब्सक्राइब करें बीवी का टीवी। हाय, दिस इज मी। नमस्कार, तरुण व्यास आपके साथ और ये है बीवी का टीवी। आज एक और शानदार बायोग्राफी आपके लिए। हम लोग बहुत रिसर्च करते हैं इसलिए वक्त लगता है और आप वेट करते हैं, ये भी अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। एंड टुडे हाजी बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी साहब, जिनको सिनेमा के नाम से हम जानते हैं तो जॉनी वॉकर, एक ऐसे हास्य अभिनेता जिन्होंने बहुत हंसाया और आज भी याद किए जाते हैं। साधारण सी जिंदगी से एक असाधारण व्यक्तित्व कैसे बन गए, ये पूरी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए चलते हैं उस अभिनेता की बायोग्राफी जानने जिन्होंने संडे को न काम करने की कसम खा ली थी और पहले हास्य अभिनेता या पहले अभिनेता भारतीय सिनेमा के जिन्होंने मैनेजर या सेक्रेटरी रखा था। तो आइए जानते हैं जॉनी वॉकर के बारे में। एक ऐसा कलाकार जिसने कॉमेडी की मिसाल कायम कर दी, एक ऐसा पहला कॉमेडियन जिसके नाम पर बनी फिल्म जगत का पहला सुपरस्टार कॉमेडियन जिसके लिए फिल्म में एक गाना जरूर होता था। हिंदी फिल्म सिनेमा का एक ऐसा स्टार जिसके बिना फिल्म को कास्ट करना होता था नामुमकिन। हर फाइनेंसर की जान थे वो, उन्हें ना देखकर हो जाते थे फाइनेंसर वॉकआउट। इज नन अदर देन कॉमेडी किंग, विदूषक, हास्य अभिनेता जॉनी वॉकर। हेलो, क्या हाल है जाने? हेलो, हम आ गए। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारा? मास्टर। मास्टर? काम क्या करते हो? काम कटिंग का। काहे की कटिंग? ज्यादातर मैं कोट और पतलून ही काटता हूँ और अगर पैसे की जरूरत हुई तो कोई और कपड़ा भी काट देता हूँ। एक्सक्यूज मी, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप शहर की सबसे खूबसूरत लड़की हैं तो आप क्या कहेंगी? तो मैं एडिटर से कह दूंगी। और अगर मैं आपको लॉलीपॉप दूं तो भी आप कह देंगी? जी नहीं। तो फिर लीजिए ना। अरे मुरारी लाल, यहाँ कहाँ? अरे जयचंद, हो ही हा क्या चाहिए? आपके सर पे हाथ फेरना चाहता हूँ। जॉनी वॉकर का असली नाम है हाजी बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी। जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में और तारीख 11 नवंबर। अगर पढ़ाई लिखाई की बात करें तो छठी जमात उर्दू की तालीम हासिल की जॉनी वॉकर ने। बचपन आम बच्चों की तरह शरारतों में तो गुजरा, लेकिन कुछ खासियत थी जॉनी वॉकर में जो उन्हें सबसे अलग बनाती थी। वो खासियत थी लोगों को हंसाने की, नकल उतारने की और ऐसे ऐसे हंसाने के तरीके तलाशने की कि लोग देखकर दंग रह जाते थे। जॉनी वॉकर को हमेशा से ही लोगों के चेहरे पर हंसी लाने का शौक था। जॉनी वॉकर के पिता एक कपड़ा मिल में काम किया करते थे। सब कुछ सही चल रहा था। एक दिन वो मिल ही बंद हो गई तो उनके पिता रोजगार की तलाश में इंदौर से फिर नासिक की तरफ रवाना हो गए। जॉनी वॉकर की उस वक्त उम्र थी 14 बरस। उनके कंधों पर जिम्मेदारी आ गई घर की, क्योंकि पिता की कमाई घर वालों के खर्च चलाने के लिए काफी नहीं थी। जॉनी वॉकर ने काम करना शुरू किया। पहला काम था घूम घूम कर आइसक्रीम बेचना। 12 से 13 किलोमीटर रोजाना साइकिल चलाते थे और आइसक्रीम बेचा करते थे। और जब घूमते वक्त इन्हें फिल्मों के पोस्टर नजर आते, जॉनी वॉकर सोचते थे कि मेरी शक्ल इतनी अच्छी तो नहीं है कि मैं हीरो बन सकूंगा, लेकिन अगर मैं कॉमेडी करूं या फिर कुछ ऐसा अतरंगी करूं कि मैं फिल्मों में जा सकूं, भगवान कुछ ऐसा हो जाए। और यहाँ जॉनी वॉकर के रोल मॉडल की भी बात कर लेते हैं। वो थे मशहूर कॉमेडियन नूर मोहम्मद चार्ली और उन्हीं की कॉमेडी देखकर इनके मन में आता था कि काश मैं भी कॉमेडियन बन जाऊं। लेकिन एक आइसक्रीम बेचने वाले लड़के के लिए कुछ भी आसान नहीं था। जिम्मेदारी के चलते जॉनी वॉकर को कई काम करने पड़े।
कभी सब्जी बेचते तो कभी मुर्गी के अंडे बेचते। जगह जगह भटकना पड़ता था और यही भटकना इंस्टीट्यूट ऑफ एक्टिंग साबित हुआ। किसी भी किरदार को देखकर बारीकी से स्टडी करना जॉनी वॉकर के मिजाज का हिस्सा बन चुका था। साल था 1942। जॉनी वॉकर के पिता परिवार सहित बॉम्बे आ गए। बॉम्बे यानी मुंबई। पर पूरे परिवार को लगता था बॉम्बे में बहुत ज़्यादा प्रदूषण है, भीड़ भाड़ वाला शहर है, ऐसे में हम वहाँ नहीं जाना चाहते। लेकिन किस्मत ले आई बॉम्बे। जॉनी वॉकर तो इस बात से बहुत खुश थे कि उन्हें सपनों की नगरी, माया नगरी, जहाँ पर वो अपनी मंजिल को तलाश सकते हैं, यानी बॉम्बे में आने का मौका मिल गया। और आते ही रहने लगे माहिम के इलाके में। और माहिम में भी जॉनी वॉकर फेरी लगाकर अपना सामान बेचा करते थे। कई बार उनके मन में ख्याल आता था पास में 50 या 100 रुपए इकट्ठे हो जाएं तो एक दुकान खोल ली जाए, पर ऐसा हुआ ही नहीं। किस्मत तो कहीं और ले जाने को थी। माहिम में जब रात को कोई मेला लगा करता था तब उसमें एक्टिंग करके लोगों को हंसाते थे जॉनी वॉकर। साइकिल पर कलाबाजियां दिखाने का बड़ा शौक था इन्हें। साइकिल पर चलते चलते चाय बना लेते थे और कूदकर साइकिल को चलती छोड़ देते थे। और साइकिल पर स्टंट करने का शौक इन्हें नासिक में लगा था और वहीं से ये मुंबई तक चला आया। इन्हें लगता था कि अगर मैं हीरो बन जाऊंगा, अगर डायरेक्टर ने कभी स्टंट के बारे में पूछ लिया तो मैं क्या कहूंगा। इसीलिए साइकिल पर स्टंट सीख लिए थे। उन्हीं दिनों में इनके पिताजी ने एक जानने वाले पुलिस वाले से कहा कि अगर आप सिफारिश कर दें तो मेरे बच्चे की नौकरी लग जाए। बात हुई थी नौकरी की बॉम्बे इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट में और वो पोस्ट थी कंडक्टर की। ये बात सुनकर जॉनी वॉकर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इन्हें लगा कि नौकरी की वजह से ये अब मुंबई के रास्ते जान जाएंगे और जहां फिल्मों की शूटिंग होती है उनका भी पता चल जाएगा। नौकरी की बात पक्की हो गई। पर उसके साथ ही एक दिक्कत की बात आ गई। जॉनी वॉकर को पता चला कि उनका मेडिकल चेकअप किया जाएगा। इसकी इन्हें नॉलेज नहीं थी कि होता क्या है, इसलिए किसी से पूछा तो पता चला कि इसमें बॉडी के साथ साथ आपकी आंखों का भी टेस्ट होगा। जॉनी वॉकर परेशान हो गए क्योंकि जब जॉनी वॉकर बहुत छोटे थे तब इनकी एक बार आंखों में कुछ दिक्कत आई थी। तब पास के दवाखाने में जब ये गए थे तो डॉक्टर ने आंख में दवाई डाली थी और अगले ही दिन फिर से बुलाया था, लेकिन डॉक्टर की गैरहाजिरी में कंपाउंडर ने कोई दूसरी दवाई आंखों में डाल दी और इसी कारण इनकी आंख का रेटिना खराब हो गया था। और इसी कारण जॉनी वॉकर परेशान हुए कि अब अगर आंखों का टेस्ट होगा तो मैं फेल हो जाऊंगा। पर यहाँ जॉनी वॉकर को एक आइडिया आया। वो चेकअप सेंटर पर सबसे पहले पहुंच गए और बातों ही बातों में जॉनी वॉकर ने सफाई कर्मी से जान लिया कि टेस्ट कहां पर और कैसे लिया जाता है। जॉनी वॉकर ने आई टेस्ट बोर्ड पर लिखे हुए सारे के सारे अक्षर पास में जाकर पढ़ लिए और याद कर लिए। और जैसे ही टेस्ट में उनका नंबर आया तो साफ ना दिखते हुए भी उन्होंने याद किए हुए अक्षर एक के बाद एक पढ़ डाले और इस तरह वो पास भी हो गए। नौकरी मिली 26 रुपए महीने की और नौकरी थी कंडक्टर की। ए भाई, जलेबी के पैसे दे के जाओ। पैसे? मगर जलेबी तो पेड़ के बदले लिए। तो पेड़े के पैसे दे के जाओ। अरे वाह, कमाल करते हो। अब पेड़ तो बर्फी के बदले लिए। तो बर्फी के पैसे निकालो। वो बर्फी के पैसे निकालो। बर्फी तो लड्डू के बदले लिए। तो लाओ लड्डू के पैसे। अरे वाह, बहुत अच्छे। जो चीज ली उसके पैसे कैसे? लड्डू नहीं लिए? जी नहीं, पूछ लो। क्यों गोवर्धन भाई, लड्डू नहीं दिए? नहीं दादाजी। और माहिम से दादर कंडक्टर के रूप में चला करते थे जॉनी वॉकर। लेकिन यहाँ भी इनके हंसाने का सिलसिला जारी रहा। लोगों को हंसाते हंसाते माहिम से दादर पहुंचा देते थे। तरह तरह की मिमिक्री किया करते थे। जॉनी वॉकर का पैसेंजर उतारने का अंदाज भी बड़ा निराला था। वो आवाज लगाते थे, माहिम वाले पैसेंजर उतरने को रेडी हो जाओ, लेडीज लोग पहले। इसी दौरान इनकी मुलाकात हुई फिल्मों के मशहूर खलनायक N.A. अंसारी से। वो इन्हें स्टूडियो ले आए और फिल्म स्टूडियो में आना जाना शुरू हुआ। स्टूडियो में अलग अंदाज में लोगों का दिल बहलाते नजर आते जॉनी वॉकर। धीरे धीरे बड़े एक्टर्स ने भी इन्हें देखा। जॉनी वॉकर ने अपनी अदायगी और कॉमेडी से सबको हंसा हंसा कर लोटपोट होने पर मजबूर कर दिया। लेकिन सिर्फ एक हंसाने का साधन ही बन गए जॉनी वॉकर। किसी का भी ध्यान इनके हुनर पर नहीं गया था। और यहाँ अगर हंसाने के हुनर की बात करें
तो जिंदगी में पिटते पिटते बचे इस हंसाने के तरीके से, और पिटना भी पिता से पड़ता। बात यह थी कि जब जॉनी वॉकर की बहन की शादी हो रही थी, निकाह की तैयारी चल रही थी, तब जॉनी वॉकर ने पठान के जैसा मेकअप किया और वैसे ही कपड़े पहनकर शादी में पहुंच गए और आवाज बदलकर चीखने लगे, ओए ओए, ये निकाह तब तक नहीं हो सकता जब तक मेरे उधार दिए हुए पैसे सूद समेत नहीं मिल जाते। इनके पिता पठान को देखकर काफी टेंशन में आ गए, लेकिन जब मालूम चला कि ये तो मजाक किया गया है तो सारे के सारे रिश्तेदार हंस हंस कर बेहाल हो गए। और थोड़ी देर में जब राज खुल चुका था तो अब्बू से यानी अपने पिता से पिटते पिटते बचे, और बचाया उन्हीं रिश्तेदारों ने जो कि हंस हंस कर लोटपोट हो गए थे। हम शर्मिंदा हैं कि हमने तुम्हारे ऐसे बेटे को जन्म दिया। अपनी गलती पर शर्मिंदा होना हर आदमी का फर्ज है। खामोश बदतमीज। यहाँ ये जॉनी वॉकर के टैलेंट की ही बात है कि बिना स्क्रिप्ट के, बिना किसी डायरेक्शन के, बिना कुछ सीखे हुए वो लोगों को अपना दीवाना बना लेते थे, क्योंकि उनका असली एक्टिंग स्कूल था पूरी दुनिया, जिसे वो देखकर सीख जाते थे। उनमें हमेशा से एक ऐसी खूबी थी कि लोग अपने आप खुद ब खुद खींचे चले आते, और इस बात का जॉनी वॉकर को भी एहसास हो चुका था, और इसीलिए जॉनी वॉकर ने कभी हार नहीं मानी, लगातार फिल्मों में जगह बनाने की कोशिश करते रहे। और फिर एक दिन इन्हें मौका मिल गया फिल्म में क्राउड का रोल करने का। भीड़ का हिस्सा बने जॉनी वॉकर। रुपए मिले थे 5। इसके बाद ऐसे बहुत सारे भीड़ वाले कैरेक्टर जॉनी वॉकर करते गए, और एक दिन इन पर इनायत हो गई। आखिरी पैमाना वो फिल्म थी जिसमें छोटा सा किरदार मिल गया, और इस रोल के लिए इन्हें 80 रुपए महीना मिले, जो कि कंडक्टर की नौकरी के 26 रुपए महीना से कहीं ज्यादा थे। पर इसके बाद भी जॉनी वॉकर को कोई भी बड़ा मौका हाथ नहीं लग रहा था। वो कहते हैं ना कि अगर आप किसी चीज को बड़ी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। ऐसा ही जॉनी वॉकर के साथ हुआ। ये कहानी शुरू होती है बलराज साहनी से। बलराज साहनी कम्युनिस्ट पार्टी के एक विरोध प्रदर्शन के दौरान जेल चले गए थे, और 6 महीने की जेल के बाद जब वापस आए तो लोगों की नजरें उन्हें अलग तरीके से देख रही थी। और उन्हीं दिनों 1951 में के आसिफ की फिल्म हलचल में जेलर की भूमिका में थे बलराज साहनी। बलराज साहनी ने इस फिल्म की शूटिंग के दौरान क्राउड के रूप में आए बदरू को पहली बार देखा। बदरू यानी जॉनी वॉकर। शूटिंग के बीच जब लंच टाइम होता था तो दिलीप कुमार, के आसिफ और टीम के बहुत से लोग जॉनी वॉकर को बुला लेते थे, और बदरू अपनी मिमिक्री से सबको हंसाया करते थे। बिना पिए कभी शराबी की एक्टिंग करते, कभी फुटपाथ पर सामान बेचने वालों की आवाज निकाल कर दिखाते, और ऐसे ऐसे अंदाज पेश करते कि लोग उन्हें देखकर हंसते। और बलराज साहनी ने जब जॉनी वॉकर के इन कारनामों को देखा तो वो बहुत इम्प्रेस हो गए। बलराज साहनी अपने साथ हुई चीजों से बहुत परेशान थे, और ऐसे में कई बार डिप्रेस हो जाते थे। मूड बदलने के लिए उन्होंने एक दिन बुला लिया बदरुद्दीन को और बातें करने लगे, और बातों बातों में पूछ लिया, बदरू, तुमको ये लोग कितना पैसा देते हैं? बदरुद्दीन ने कहा, दिन के 5 रुपए साहब, जिसमें से क्राउड कोऑर्डिनेटर 1 रुपया काट लेता है और 4 रुपए मिलते हैं। ऐसे में बलराज साहनी को गुस्सा आ गया, क्योंकि जेल के समय से वो बड़ी कड़वाहट लिए थे और वो कड़वाहट बदरुद्दीन पर निकल रही थी। उन्होंने कह दिया कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, गधों की तरह व्यवहार करते हो और फोकट में काम करते हो। तब बदरुद्दीन ने सादगी से कहा, आप ठीक कह रहे हैं साहब, पर मैं इन बड़े लोगों को नाराज नहीं कर सकता। बलराज साहनी को और गुस्सा आ गया और उन्होंने कह दिया, बकवास है सब कुछ, मैं कोशिश करूंगा तुम्हें यहाँ ऐसा काम मिले जिसके तुम सही मायने में हकदार हो, पर इससे पहले तुम अपने टैलेंट की कद्र करना सीखो। मुट्ठी भर लोगों की वाहवाही तुम्हारे लिए काफी नहीं है। ऐसा बोलकर बलराज साहनी निकल गए। जॉनी वॉकर अपना काम करते रहे, और जब भी बलराज साहनी माहिम इलाके से गुजरा करते थे तब कभी कभार बदरू से उनकी मुलाकात हो जाती थी, और बदरुद्दीन बलराज साहनी को अपना वादा याद दिलाते थे, और बलराज कहते थे उन्हें उनका वादा याद है और वो जल्द ही बदरू के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। और वो बेहतरीन काम हुआ बाजी फिल्म से, जो कि देवानंद के नवकेतन फिल्म्स की दूसरी फिल्म थी। देवानंद अपनी ये दूसरी फिल्म बना रहे थे और उसमें खुद मुख्य भूमिका में थे। फिल्म का डायरेक्शन कर रहे थे गुरुदत्त, और ये फिल्म एक अमेरिकन फिल्म पर आधारित थी जो कि 40s की जानी मानी फिल्म रही, और उसी का हिंदी रूपांतरण, उसका स्क्रीन प्ले
कर दिया बलराज साहनी ने। स्क्रिप्ट में काम करने के लिए 6 महीने का टाइम लिया था और तभी स्क्रिप्ट लिखते लिखते इन्होंने बदरुद्दीन यानी जॉनी वॉकर के लिए एक किरदार लिख दिया और वो किरदार था एक शराबी का। बलराज साहनी ने रोल तो लिख दिया, लेकिन अब परेशानी ये थी कि देवानंद और डायरेक्टर गुरुदत्त को कैसे मनाया जाए। बहुत सोचा और उसके बाद बलराज साहनी को आइडिया आया और उन्होंने बद्रू को उस आइडिया के लिए तैयार कर लिया। चेतन आनंद के कैबिन में गुरुदत्त, बलराज साहनी, देवानंद और खुद चेतन आनंद बैठकर बाजी की स्क्रिप्ट पर बातें कर रहे थे। डिस्कशन चल रहा था, तभी बाहर शोर सुनाई दिया। पता चला कि एक शराबी जबरदस्ती अंदर घुस आया है और क्लर्क लोगों को परेशान कर रहा है। थोड़ी देर बाद वो कैबिन में घुस आया और उसकी इस अजीब सी आवाज और मजाकिया अंदाज से सभी लोग हंसने पर मजबूर हो गए। तमाशा लग गया और ये तमाशा आधा घंटा चला। फिर चेतन आनंद को लगा कि अब इस तमाशे को एंड कर देना चाहिए। तब उन्होंने कहा, इस शराबी को यहाँ से बाहर निकाल दो। और उसी वक्त बलराज साहनी ने कह दिया, बद्रू, दर्शकों को सलाम पेश कर दो। और एक ही सेकंड में बद्रू सामान्य हो गया। बद्रू ने अपने अंदर इतनी तेजी से बदलाव किया कि सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। सब एक दूसरे को अचंभे से देखने लगे। तब बलराज साहनी ने बताया कि ये एक नाटक मैंने रचा था बद्रू की परफॉर्मेंस दिखाने का। और फिर क्या था, चेतन आनंद ने बद्रू के रोल के लिए उसी वक्त हाँ कर दी और ऐसे फिल्म मिल गई बाजी। और बलराज साहनी इस बारे में कहते हैं कि बस यहीं से बद्रू के शानदार करियर की शुरुआत थी। उसके लाखों फैन उसे जॉनी वॉकर के नाम से जानते हैं। बाजी रिलीज होने के बाद जॉनी वॉकर को कभी पलटकर नहीं देखना पड़ा। इस फिल्म में शराबी का एक छोटा सा रोल उसे लाइमलाइट में ले आया था। उसकी लोकप्रियता इतनी हो गई थी कि इस दौड़ में मुझे यानी बलराज साहनी को बहुत बहुत पीछे छोड़ दिया बदरुद्दीन ने। वैसे तो नया मालूम पड़ता है, सर सभी पे चलता है। हवलदार, खाना इधर होटल से आता है कि इधर ही तैयार करते हो? चलो अंदर पता चल जाए। आपको बात नहीं, चलो जल्दी तैयार करो। तेरा भी नाराज जीतता है, आज के आदमी लोग बिल्कुल नहीं चाहते। चल चल अंदर जा। चेतन आनंद और गुरुदत्त ने इन्हें फिल्म में काम करने का मौका ही नहीं दिया, बल्कि इस फिल्म के साथ ही बदरुद्दीन का नाम भी बदल दिया और हमेशा के लिए इनका नाम हो गया जॉनी वॉकर। और इस नाम के रखने के पीछे रीजन था इनकी शराबी की एक्टिंग करने का। और इसी से इंस्पायर होकर गुरुदत्त और चेतन आनंद ने इनका नाम जॉनी वॉकर रख दिया, क्योंकि जॉनी वॉकर एक विस्की के ब्रांड का नाम है। जिंदगी की रफ्तार आगे निकल पड़ी, लेकिन एकदम से सब कुछ इतनी आसानी से बदलता नहीं है। ऐसा ही वाकया जॉनी वॉकर ने खुद बताया था कि जब पहली बार किसी फिल्म में बड़ी भूमिका मिली थी और प्रीमियर लिबर्टी में होना था, इन्हें भी बुलाया गया, क्योंकि उस वक्त प्रीमियर होना बड़ी बात मानी जाती थी। लेकिन कैसे जाएं? जॉनी वॉकर के पास पैसे थे तो सिर्फ इतने कि माहिम से लिबर्टी तक पहुंच सकें, लेकिन वापस आने के पैसे नहीं थे। अगर वापस आते तो पैदल चलकर आते, लेकिन जाना जरूरी था। बस स्टॉप पर खड़े खड़े वो बस आ गई जिसमें इनका एक दोस्त था जो कि ड्राइवर था। वो इन्हें कंडक्टर के टाइम से जानता था। फ्री में यात्रा हो गई और लिबर्टी पहुंच गए। लिबर्टी पहुंचे तो देखा बहुत सारे वहां पर जर्नलिस्ट यानी पत्रकार भी आए हुए थे। ऐसे में इन्होंने सोचा कि अगर मैं फिल्म के प्रीमियर को देखने के बाद निकलूंगा और मुझे पत्रकारों ने रोक लिया तो मेरी ट्रेन और बस सब निकल जाएगी और मुझे पैदल ही जाना पड़ेगा। इसलिए फिल्म खत्म होने से पहले ही चुपके से निकल गए जॉनी वॉकर। और जैसे ही स्टेशन की तरफ आगे बढ़ने को हुए तो इनके एक दोस्त ने कार में इन्हें लिफ्ट दे दी और वो पैसे भी बच गए। अरे यार, पैसे होते तो दूसरा गाड़ी का कमती था। कमाल करता यार, ये चलो उतना यार, मस्करी मत कर। चलो भाई चल, यार कमाल देख, तेरा मेरा काम एक ही बात है। चल चल, ये फूस दिया, दबा एक्सील का दबा भाई दबा। और इस पर जॉनी वॉकर हंसते हैं कि देखिए पैसे बचाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। बाजी फिल्म आई सन 1951 में और जॉनी वॉकर को एक सफल कॉमेडियन बना गई। साथ ही गुरुदत्त इनके दोस्त बने और ये बने गुरुदत्त के पसंदीदा एक्टर। गुरुदत्त इन्हें अपनी हर फिल्म में लेने लगे। वो कुछ यादगार फिल्में हैं आर पार, मिस्टर एंड मिसेस 55, प्यासा, चौदहवीं का चांद, कागज के फूल। जॉनी वॉकर सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले गए
और इन्हें शोहरत भी मिलती चली गई, और शोहरत भी ऐसी जैसी कोई सुपरहिट एक्टर की होती है। 1952 में आई थी आंधियां और जाल। 1954 में इन्होंने काम किया टैक्सी ड्राइवर और बाराती फिल्म में। 1955 में कई फिल्में आई जिनमें मिस्टर एंड मिसेस 55, मरीन ड्राइव, मुसाफिर खाना, अलबेली और आर पार। जॉनी वॉकर की प्रसिद्धि इस कदर बढ़ गई थी कि हर कोई उन्हें अपनी फिल्म में लेना चाहता था। जॉनी, ये है मेरी स्कूल की सहेली मिस अनीता, ये है जॉनी। हाउ डू डू? हाउ डू यू डू? और वो ऐसे पहले हास्य अभिनेता बन गए जिन पर फिल्म में 1 या 2 गाने जरूर फिल्माए जाते थे। गुरुदत्त की फिल्म आर पार का अरे तौबा तौबा, ये गाना जॉनी वॉकर पर फिल्माया गया पहला गीत था। अरे वाह 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 वाह, ऐसा कैसा होगा, तोबा काय को करता, तोबा काय को करता, प्यार से करता, ऐसा रे सनम कैसा होगा। ये गाना फिल्माया गया था एक्ट्रेस शकीला की छोटी बहन नूरजहां और जॉनी वॉकर पर। यहीं पर नूरजहां और जॉनी वॉकर की पहली मुलाकात हुई और मुलाकात प्यार में बदल गई। अभी समझ गया? क्या समझा? ओ, तुम गरम काय को होता है, हम तो होने वाली बात बताता है। देखो अभी हमारा तुम्हारी मुलाकात धीरे धीरे जाती होगी, पीछे तुम्हारा हमारा लव होगी, और शादी के बाद तुम क्या बोलेगा हमारे? क्या बोलेगा? और फिर प्यार शादी में तब्दील हो गया। यह गौरतलब ये भी है कि इनकी शादी के लिए परिवार राजी नहीं थे, फिर भी नूरजहां और जॉनी वॉकर ने मस्जिद में जाकर शादी कर ली। वहीं इनकी शादी के हफ्ते भर बाद ही गीता बाली ने भी शम्मी कपूर को शादी के लिए हाँ कर दी। वो बात अलग है कि इससे पहले वो कई बार ना कह चुकी थी। तब शम्मी कपूर ने कहा एकदम से शादी कैसे मुमकिन है। इस पर गीता बाली ने कहा था जॉनी वॉकर ने भी तो शादी की है ना। तब शम्मी कपूर और गीता बाली मिलकर जॉनी वॉकर के पास पहुंचे और शादी कैसे की जाए ये पूछने लगे। तब हंसते हंसते जॉनी वॉकर ने कह दिया, भाई मैं तो मुसलमान हूँ, मैंने मस्जिद में शादी की है, आप लोग मंदिर में कर लो। और शम्मी कपूर और गीता बाली ने ये बात मान ली और मंदिर में जाकर तुरंत शादी कर ली। कमाल आदमी है। अरे अपने को ऐसी छोकरी मिल जाए तो अपन जिंदगी भर नहीं भूले। आओ चले डांस पे। ए भाई उधारी का ख्याल रहे, अपना इधर चलता वलता नहीं खाता। जॉनी वॉकर पर कई गीत फिल्माए गए और वो गीत आज भी हमारी जबान पर हैं। प्यासा फिल्म का एक गीत तो ऐसा था जिसने जॉनी वॉकर को और जॉनी वॉकर ने जिसको अमर बना दिया, और गीत था सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए। इस गीत को बनाने से लेकर फिल्माने तक कई रोचक किस्से हुए। एक बार कलकत्ता में गुरुदत्त अपने दोस्त और जॉनी वॉकर के साथ घूमने निकले थे। उन्हें रास्ते में एक मालिश वाला नजर आया। गुरुदत्त ने उसी वक्त इशारा करते हुए जॉनी वॉकर को कहा, जॉनी इसे ध्यान से देख लो, मैं इस किरदार को अपनी फिल्म में जरूर उतारूंगा। और फिल्म प्यासा में गुरुदत्त ने ये किरदार पेश कर दिया और जॉनी वॉकर ने बखूबी निभा भी दिया। इस गीत को साहिर लुधियानवी ने लिखा और धुन तैयार की थी एस.डी. बर्मन ने, लेकिन इसकी धुन भी एक अनोखी कहानी लिए हुए है। ये आइडिया एस.डी. बर्मन को आया था अपने छोटे से बेटे आर.डी. बर्मन को गुनगुनाते हुए देखकर। इस धुन को जब एस.डी. बर्मन ने सुना तो बहुत पसंद आई और उन्होंने आर.डी. बर्मन की इस धुन को कंपोज कर डाला और गाना बना डाला सर जो तेरा चकराए। बाद में उन्हें जब पता चला कि इस गाने की धुन तो एक अंग्रेजी फिल्म हैरी ब्लैक के गाने पर आधारित है और ये फिल्म भारत में हैरी ब्लैक एंड टाइगर के नाम से रिलीज हुई है, उस वक्त एस.डी. बर्मन को लगा कि लोगों को लगेगा कि मैंने चोरी की है धुन। पर जब अंग्रेजी फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी आए तो वो भी इस गाने को सुनकर तारीफ कर गए और वो ये नहीं पहचान पाए कि कहीं ये गाना इंस्पायर्ड है। मोहम्मद रफ़ी साहब ने इसको इतने बखूबी तरीके से गाया कि ऐसा लग रहा था कि मानो जॉनी वॉकर खुद गा रहे हों। ये गाना हम कभी नहीं भूल सकते। ऐसे ही कई सुपरहिट गानों में जॉनी वॉकर ने अपने अभिनय से 4 चांद लगा दिए, जैसे कि सीआईडी का गाना था ए दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के ये है बम्बे मेरी जान। नया दौर फिल्म में गाना था मैं बम्बई का बाबू नाम मेरा अंजना। मधुबती फिल्म में जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा। और मिस्टर एंड मिसेस 55 का गाना था जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी। बड़ी बड़ी अखियों से डर गया। चौधरी का चांद फिल्म में गाना था मेरा यार बना है दूल्हा।
और फूल खिले हैं दिल के। पर मेरी भी शादी हो जाए, दुआ करो सब मिलके। और जॉनी वॉकर पर फिल्माए गए गीतों को आवाज दी मोहम्मद रफी साहब ने और मन्ना डे ने। मन्ना डे की आवाज में जॉनी वॉकर पर गीत था फिल्म बात एक रात की का। गाने के बोल थे, कितने चिलमन से मारा। जॉनी वॉकर का रिश्ता गुरुदत्त से गहरा होता चला गया। अगर गुरुदत्त उनके लिए फिल्म में भूमिका और गाना रखते थे तो वहीं जॉनी वॉकर भी उसके लिए जी तोड़ मेहनत किया करते थे। गुरुदत्त से रिश्ते के बारे में जॉनी वॉकर अक्सर कहते थे कि मुझे वो कहा करते थे कि ये तुम्हारा सीन है और ये डायलॉग्स हैं, पर तुम इससे भी बेहतर कर सकते हो, आगे बढ़ो। मैं भी फिर हर रिहर्सल में कुछ नया लेकर आता था। गुरुदत्त को ये बात बहुत पसंद आती थी। सेट पर सभी लोगों को देखा करते थे, ध्यान देते थे कि वहाँ खड़े लाइटमैन, कैमरामैन और सभी जितने भी असिस्टेंट हैं वो मेरे डायलॉग्स और एक्टिंग पर हंसते हैं या नहीं। सबको हंसता देखकर गुरुदत्त बहुत खुश हो जाते थे और एक बार तो इतना खुश हुए कि जॉनी वॉकर को उन्होंने कार गिफ्ट कर दी। दोनों की दोस्ती की लोग मिसालें दिया करते थे। साथ में दोनों मछली पकड़ने जाते, झील पर घंटों बैठते और कभी जंगल में शिकार करने चले जाते। वक्त के साथ साथ जॉनी वॉकर की शोहरत इतनी बढ़ गई कि फिल्म में हीरो हीरोइन और बाकी कास्ट को तो बाद में फाइनल किया जाता था, पर सबसे पहले आकर पूछा जाता था जॉनी वॉकर से और उन्हें फाइनल करने के बाद ही आगे लोगों को कास्ट करते थे। दुनिया को जॉनी वॉकर का ऐसा नशा हो गया था कि सिनेमा हॉल में सिर्फ जॉनी वॉकर को देखने के लिए लोग जाते थे। उनके एक्टिंग के फैंस इतने कायल हो गए थे कि हर सीन पर तालियां और सीटियां बजा करती थी। यही नहीं, भारतीय सिनेमा जगत में पहली बार ऐसा हुआ था कि जब किसी हास्य कलाकार के गीत के लिए फाइनेंसर आगे बढ़कर पैसा लगाते थे और वो कहते थे कि अगर फिल्म में जॉनी वॉकर पर गीत है तो हम पैसा देने को तैयार हैं। ऐसी शर्त रखी जाती थी कि जॉनी वॉकर का होना बहुत जरूरी हो जाता था। हाँ, फाइनेंस तो हम करता है, पर तुम्हारे पास क्या है? सेठ जी, भगवान ने गलती से आपके खीसे में रुपया दिया और हमारे खीसे में आज दिया। जब दोनों खीसे एक हो जाएंगे तो अच्छा फिल्म तैयार हो जाएगा, हम दोनों माला माल हो जाएंगे। वाह वाह जानी, तुम तो बहुत समझदार मालूम होते हो। थैंक यू सेठ के दोस्त। और तो और जॉनी वॉकर पहले ऐसे हास्य अभिनेता रहे जिनके नाम पर फिल्म बनाई गई। साल था 1957। नटराज प्रोडक्शन ने बनाई थी फिल्म जॉनी वॉकर और ये फिल्म जॉनी वॉकर के नाम से ही हिट हो गई थी। तुम्हारा नाम क्या है बाबे? हमारा नाम जॉनी वॉकर, ऑल इंडिया एजेंट। और इस फिल्म की सक्सेस से खुश होकर डायरेक्टर वेद मदान ने अपनी अगली फिल्म मिस्टर कार्टून एम में भी जॉनी को मुख्य भूमिका के लिए चुन लिया था। इसी के साथ जॉनी वॉकर ने कई फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं निभाई, जिनमें कुछ नाम है मिस्टर जॉन, खोटा पैसा, जरा बच के, रिक्शा वाला, छूमंतर और 1958 में आई फिल्म मधुमती। इस फिल्म के एक सीन में जॉनी वॉकर पेड़ पर उल्टा लटक कर लोगों को बताते हैं कि दुनिया ही उल्टी हो गई है और इस फिल्म के लिए जॉनी वॉकर को मिला बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फिल्म फेयर अवार्ड। और जॉनी वॉकर पर फिल्माया गया गाना जंगल में मोर नाचा भी काफी मशहूर हुआ। मोहम्मद रफी साहब के लिए जॉनी वॉकर हमेशा ये कहा करते थे कि मेरी कामयाबी के पीछे रफी साहब की आवाज का जादू है। उनके गाए हुए गाने मेरे करियर में मील के पत्थर साबित हुए हैं। साल था 1968। शिकार फिल्म का नाम और जॉनी वॉकर को मिला फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट कॉमेडियन। जॉनी वॉकर का कहना था कि 1940 से 1950 का वो जो टाइम था वो हिंदी फिल्मों में एक गोल्डन पीरियड था और उन्हें बहुत खुशी होती थी कि वो उस दौर से संबंध रखते हैं जिसमें 3 बड़े दिग्गज हुआ करते थे, दिलीप कुमार, राज कपूर और देव आनंद। उस युग के ये तीनों ही महान कलाकार थे। कंपटीशन हमेशा से था, पर वो ऐसे महान लोग थे जो हर चीज को अपनी दोस्ती से नीचे समझते थे। जॉनी वॉकर अपनी जड़ों से बहुत प्यार करते थे। इंदौर में पैदा हुए थे तो इंदौर से बड़ा लगाव था। बॉम्बे में कोई भी रिश्तेदार या कोई जानने वाला या इंदौर से कोई भी आ गया तो उसे कभी होटल में नहीं रुकने देते थे, गाड़ी भेजकर नूर विला में बुलवा लेते थे। मेहमान नवाजी का ऐसा शौक था कि उनके घर हमेशा मेहमानों का तांता लगा रहता था। 2 रसोइये हमेशा रसोई में खाना बनाने को तैयार रहते थे। नूर भी उनकी मेहमान नवाजी करती और जॉनी वॉकर का पूरा साथ देती थी। खिलाने पिलाने का ऐसा शौक था जॉनी वॉकर को कि वो जब शूटिंग पर जाया करते थे तो 50 लोगों का खाना साथ लेकर जाते थे और सबके साथ मजे से मिलकर खाते थे। जॉनी वॉकर को पार्टी का भी शौक था।
अक्सर घर पर पार्टी होती जिसमें सबको बुलाया जाता, पर आने वाले सभी लोग जानते थे कि वहाँ कव्वाली होगी, शायराना माहौल होगा, तरह तरह का खाना होगा, पर शराब कभी नहीं परोसी जाएगी। जॉनी वॉकर से जब कभी ये पूछा जाता था कि आपने कभी शराब नहीं पी, फिर भी आप शराबी की इतनी अच्छी एक्टिंग कैसे कर लेते हैं, जॉनी वॉकर कहते थे, जाके पूछो राजेश खन्ना और दिलीप कुमार से कि वो मरने की इतनी अच्छी एक्टिंग करने से पहले उन्होंने कितनी बार मर के देखा है। ला मेरे 9 पैक। अबे मनोहर होगा तेरा बाप, मेरा नाम जॉनी वॉकर है। ये ले चल, 2 पैक तू भी चढ़ा ले चल। जॉनी वॉकर ने 35 सालों तक फिल्मों में काम किया, पर 70 के दशक के आते आते जॉनी वॉकर ने फिल्मों में काम करना काफी कम कर दिया था। इसका कारण था कॉमेडी का गिरता हुआ स्तर। हम जानते थे कि सिनेमा में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ घर परिवार के लोग आएंगे तो फिल्म की कहानी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती थी। पहले कहानी चुनने के बाद एक्टर्स को चुना जाता था और तब जाकर फिल्में शूट होती थी। अब सब उल्टा हो गया है, पहले हीरो फाइनल हो जाता है। कॉमेडियंस का तो अब फिल्मों में रोल ही कम हो गया है, अब बस सीन्स के बीच में फिट होने के लिए कॉमेडी को रखा गया है। मैंने फिल्में की क्योंकि कॉमेडी में अश्लीलता नहीं थी और मैंने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, पर कभी भी सेंसर बोर्ड ने मेरी एक लाइन भी नहीं काटी। मैंने कभी डबल मीनिंग वर्ड्स का भी यूज नहीं किया। जॉनी वॉकर अपने उसूलों के बहुत पक्के थे। पैसे और फेम के लिए उन्होंने अपने उसूल कभी नहीं तोड़े। उन्हें कॉमेडी में वल्गैरिटी बिल्कुल पसंद नहीं थी। गंदगी कॉमेडी में नहीं होनी चाहिए, भले ही फिल्में क्यों ना छोड़नी पड़े। और ऐसे ही उसूलों पर टिके रहे जॉनी वॉकर। जॉनी वॉकर जब 1966 में अपने करियर के टॉप पर थे, तब एक दिन इन्हें एहसास हुआ था कि खुदा ने मुझे इतने इनायत से बख्शा है और मैं क्या कर रहा हूँ। मैं तो उनका शुक्रिया भी अदा नहीं कर रहा। इंसान पैसा और शोहरत तो अपने परिवार के लिए कमाता है और उन्हें अगर वक्त नहीं दे पाए तो फिर ऐसे पैसे और ऐसी शोहरत का क्या। बस उसी दिन से इन्होंने फैसला कर लिया कि एक टाइम शेड्यूल होगा, उसी में शूटिंग करूंगा। संडे को कभी काम नहीं करूंगा, चाहे इसके लिए कोई मुझे 10 लाख रुपए ही क्यों ना दे दे। ऐसा करने वाले वो पहले अभिनेता थे और साथ ही साथ वो पहले ऐसे अभिनेता भी बने जिन्होंने अपना सेक्रेटरी यानी मैनेजर रखा था। 1971 में ऋषिकेश मुखर्जी के रिक्वेस्ट पर ही जॉनी वॉकर ने काफी टाइम बाद फिल्म में काम किया था। फिल्म का नाम था आनंद। ये फिल्म 1971 में रिलीज हुई, जिसमें जॉनी वॉकर ने ऐसा संजीदा अभिनय किया कि हंसाने वाले जॉनी वॉकर ने सबको इमोशनल कर दिया। मुरारी लाल यानी ईसा भाई सूरत वाला बनकर राजेश खन्ना के साथ कॉमेडी करते नजर आए और साथ ही ऐसा इमोशनल किया कि रो रो कर लोगों का बुरा हाल हो गया। यहीं मिलूंगा जयचंद, इतनी जल्दी पर्दा नहीं गिरने दूंगा, इतनी जल्दी पर्दा नहीं गिरने दूंगा। अल्लाह करे ये शर्त रघु का जीत जाए, ये शर्त रघु का जीत जाए डॉक्टर साहब। जॉनी वॉकर जितना लोगों को हंसाते थे उतना ही वो नेक दिल इंसान भी थे। उनका परिवार उनके लिए जान से बढ़कर था और दोस्ती तो ऐसे निभाते थे कि दोस्ती के किस्से आज भी मशहूर हैं। उन खास दोस्तों में नाम आते हैं अबरार अलवी, गुरुदत्त, दिलीप कुमार, एक्टर रहमान और कुछ ऐसे खास दोस्त। मद्रास और जॉनी वॉकर का भी एक 36 का आंकड़ा रहा। उसकी शुरुआत होती है एक साउथ फिल्म से। जब साउथ की फिल्में बनना शुरू हुई थी तब जॉनी वॉकर ने एक फिल्म साइन की थी और इस फिल्म के सिलसिले में शूटिंग के लिए मद्रास पहुंचे। बस होटल पहुंचे ही थे कि इनको फोन आया कि इनके ब्रदर इन लॉ की डेथ हो गई है और उन्हें उसी वक्त वापस बॉम्बे लौटना पड़ा। दूसरी बार जब मद्रास के होटल में पहुंचे तो थोड़ी देर में पता चला कि उनकी माँ इस दुनिया को अलविदा कह गई हैं। जॉनी वॉकर का दिल दहल गया और ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। जब तीसरी बार जॉनी वॉकर मद्रास पहुंचे, रूम की लाइट ही ऑन की थी, तभी इन्हें पता चला कि इनके खास दोस्त गुरुदत्त इस दुनिया में नहीं रहे। जॉनी वॉकर को अपने दोस्त के जाने का इतना गहरा सदमा लगा कि वो उसी वक्त मद्रास से बॉम्बे के लिए रवाना हो गए और इसी के साथ ये कसम भी खा ली कि अब मैं वापस कभी मद्रास नहीं आऊंगा। 1964 के बाद फिर लगभग 33 साल तक चेन्नई यानी मद्रास नहीं गए जॉनी वॉकर और जब 1998 में फिल्म आई थी चाची 420। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान
कमल हसन और गुलजार साहब ने बहुत मनाया और इतना मनाया कि मद्रास जाने को राजी हो गए थे जॉनी वॉकर। हालांकि जॉनी वॉकर ने तब फिल्मों से किनारा कर लिया था, लेकिन दोस्ती की खातिर उन्होंने 14 साल बाद फिर से एक्टिंग करने का मन बना लिया। सास बन के ससुराल में एंट्री मारने का प्रोग्राम बनाया है, क्यों जी? गौरतलब बात यह भी थी कि इतने सालों बाद जॉनी वॉकर को लोगों ने पर्दे पर देखा। कुछ लोगों ने तो फोन के जरिए और तार के जरिए जॉनी वॉकर से पूछ डाला, जॉनी साहब आप जिंदा हैं क्या? एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा ये भी है कि एक दिन शूटिंग के सिलसिले में जॉनी वॉकर को ट्रेन से कहीं जाना था। रास्ते में उन्हें पता चला कि इसी गाड़ी में मुशायरे में शिरकत करने के लिए सुप्रसिद्ध गीतकार शकील बदायूनी भी सफर कर रहे हैं और साथ में मुकरी एक्टर भी हैं। शकील और जॉनी ने एक दूसरे को देखा लेकिन अनदेखा कर दिया। दोनों के दिमाग में कोई ना कोई शरारत सूझ रही थी। पहल की शकील बदायूनी ने। जब ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी तो उस पर उतरकर कुछ नौजवानों के झुंड के पास शकील पहुंचे और बड़ी संजीदगी से बोले, अजीब है आप लोग, जॉनी वॉकर इस बोगी में सवार हैं और आपको जानकारी भी नहीं है। ये सुनते ही लोगों का मजमा जमा हो गया और उनकी झलक पाने के लिए लोग उतावले हो गए। दरवाजों खिड़कियों के शीशे टूट गए। सारे के सारे पैसेंजर्स का सामान इधर उधर बिखर गया। अपने फैंस के प्यार से बचने के लिए जॉनी वॉकर ट्रेन के बाथरूम में बंद हो गए और तब तक अंदर रहे जब तक कि ट्रेन चल ना दे। और अब जॉनी वॉकर की बारी थी। जिंदा दिली में वो किसी से कम नहीं थे। अगला स्टेशन आया तब तक शकील साहब मुकरी के साथ ताश खेलने में बिजी थे। थोड़ी देर में उन्होंने चाय का ऑर्डर दिया और बाथरूम में हाथ मुंह धोने चले गए। जॉनी वॉकर के लिए सुनहरा मौका था। जॉनी ट्रेन से उतरे और स्टेशन पर उन्होंने भीड़ इकट्ठा कर ली और बातों बातों में कह दिया, भाई मुझसे तो मिल लिए, अब शकील साहब से मिल लो। लेकिन वो मिलने जुलने में डरते हैं, इसीलिए बाथरूम में छुप कर बैठे हैं। लेकिन आप लोगों की भी क्या तारीफ जो उनको बाहर नहीं निकाल पाए। इतना सुनते ही सारा मजमा बाथरूम के गेट पर लग गया और वो गेट तोड़ने लगे। शकील साहब परेशान हो गए और फिर उनके कानों में आवाज आई, अरे शकील साहब बाहर आइए, इतने सारे मेहरबान आपसे मिलने के लिए बेताब हैं। और ये आवाज थी जॉनी वॉकर की। शकील बदायूनी को सब समझ में आ गया, लेकिन उनका बाहर निकलना नामुमकिन था। ट्रेन चली तो भीड़ नीचे उतर गई और शकील साहब आकर अपनी जगह पर बैठ पाए। फिल्मी दुनिया की इतनी बड़ी शख्सियत बने पर घमंड बिल्कुल नहीं रखा। कंडक्टर थे तब जो बस ड्राइवर हुआ करता था। वो एक दिन जब शूटिंग पर आया तब उसने जोर से आवाज लगाई, बदरुद्दीन बदरुद्दीन। और जब जॉनी वॉकर ने इस नाम को सुना तो पलट कर देखा तो वो अपना दोस्त ड्राइवर नजर आया और गले लगकर खूब हंसे और पुरानी यादें ताज़ा करने लगे। ऐसे थे बदरुद्दीन यानी जॉनी वॉकर। एक वक्त आया जब जॉनी वॉकर बिल्कुल फिल्मों से दूर हो गए। तब उनसे पूछा जाता था, आपने इतनी अच्छी फिल्में की हैं, इतनी शोहरत पाई है, अब आप इन सब से दूर हैं, आपको कैसा लगता है? तब जॉनी वॉकर कहते थे, जब मैं फिल्में करता था तब मुझे अच्छा लगता था, अब मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। वो कहते थे, एवरेस्ट पर तेनजिंग ने झंडा गाड़ा था तो वहीं थोड़ी रुक गए थे, वापस आए थे ना। उसी तरह मैंने भी अपनी सफलता के जितने झंडे गाड़ने थे गाड़ दिए। अब मैं उन सफलताओं को एंजॉय कर रहा हूँ। मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। मेरा भरा पूरा परिवार है, नाते नातिन, पोते पोतियां, बच्चे, बस और क्या चाहिए, सब कुछ तो मिल गया। जॉनी वॉकर ने स्टोन्स और टैक्सी गाड़ियों का भी एक वक्त में बिजनेस किया था। जॉनी वॉकर को हैट्स का भी बहुत शौक था। वो तरह तरह की हैट्स को कलेक्ट किया करते थे। बदरुद्दीन उर्फ जॉनी वॉकर इतने सिंपल और डाउन टू अर्थ थे कि कोई उनसे सीख सकता है कि सफलता की चोटी पर चढ़कर भी अपने आप को जमीन से कैसे जोड़ा जा सकता है। सुपरस्टार रजनीकांत भी अक्सर कहा करते हैं कि कंडक्टर से एक्टर बनने की प्रेरणा मुझे जॉनी वॉकर से ही मिली थी और जॉनी वॉकर से मोटिवेट होकर ही मैं फिल्मों में आया था। और निजी जिंदगी की बात करें तो हमेशा ही वो एक बात कहा करते थे, शूटिंग के समय जो भी मैं एक्ट करता हूँ तब मैं सिर्फ जॉनी वॉकर होता हूँ, उसके बाद अपने अपनों के लिए मैं सिर्फ बदरुद्दीन हूँ। जॉनी वॉकर के साथ साथ इनके भाइयों ने भी फिल्मों में काम किया। कमालुद्दीन फिल्म निर्माता बने और जॉनी वॉकर की लोकप्रियता के साथ इनके भाई कमालुद्दीन ने तो अपना नाम टॉनी वॉकर रख लिया था और इनके एक भाई वाहिदुद्दीन ने तो अपना नाम विजय कुमार रख लिया था और सन 1961 में आई फिल्म वांटेड में इन्होंने काम किया था। जॉनी वॉकर के 6 बच्चे हुए, 3 लड़के और 3 लड़कियां, जिनमें नाम है नाजिम काजी, फिरदौस काजी, कौसर काजी, कासिम काजी, तस्नीम काजी
और नासिर काजी, क्योंकि जॉनी वॉकर मजबूरी के कारण अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए थे। उन्हें हमेशा ये खला रहता था कि मैं पढ़ नहीं पाया, इसीलिए अपने सभी बच्चों को इन्होंने अच्छी तालीम दी और आगे पढ़ाई के लिए अमेरिका भेजा। और अपनी पत्नी नूर के नाम पर ही उन्होंने अपने आलीशान घर का नाम नूर विला रखा था। जॉनी वॉकर के सारे बच्चों ने पढ़ाई की और अपने अपने कामों पर लगे, लेकिन छोटे बेटे नासिर खान का रुझान अपने पिता की तरह फिल्म लाइन में जाने पर था। जॉनी वॉकर ने फिल्म का निर्माण भी किया, निर्देशन भी किया। फिल्म का नाम था पहुंचे हुए लोग, पर यह फिल्म सफल नहीं हो पाई थी। नासिर खान बागबान फिल्म में काम किया, चौक एंड डस्टर और कई फिल्मों में काम किया, और इसी के साथ टीवी पर कई सीरियल्स में काम कर चुके हैं नासिर खान, और अभी एक्टिंग फील्ड में वो अपना हाथ आजमाते रहते हैं। जॉनी वॉकर हमेशा अपनी जड़ों से जुड़े थे। उनके सिद्धांत ऐसे थे जो न ही उन्होंने अपने लिए तोड़े और ना ही अपने बच्चों के लिए। नासिर भले ही एक्टर बनना चाहते थे, पर जॉनी वॉकर ने कभी उनकी सिफारिश नहीं की और ना ही किसी को कहा कि ये मेरा बेटा है। और दूसरी तरफ नासिर ने भी किसी को नहीं बताया कि वो जॉनी वॉकर के बेटे हैं। वो हमेशा कहते थे कि मेरे पिता का नाम बदरुद्दीन है। जॉनी वॉकर से जब पूछा जाता कि वो अपने बच्चों की सिफारिश क्यों नहीं करते, तो वो एक ही बात बोलते थे, मेरा काम उनको अच्छी तालीम और अच्छी परवरिश देने का था। जीवन में अब ये आगे बढ़ें, जो बनना चाहते हैं वो बने, मेरी तरफ से किसी को कोई पाबंदी नहीं है। जॉनी वॉकर के बेटे नासिर के अलावा जो 5 बच्चे रहे, वो अमेरिका में सेटल्ड हैं और अपनी जिंदगी मजे से जी रहे हैं। इनकी दोस्ती के किस्से में एक नाम आता है अबरार अलवी का, जो कि जाने माने फिल्म एक्टर, निर्देशक और लेखक थे। वो जॉनी वॉकर के बहुत दिल के करीब थे। 1957 में प्यासा और 1955 में मिस्टर एंड मिसेस 55 के लेखक अबरार अलवी और इनकी दोस्ती इतनी बड़ी थी कि ये इतने बड़े तो हो गए थे, पर फिर भी बच्चों के जैसे व्यवहार किया करते थे। जॉनी वॉकर के छोटे बेटे नासिर बताते हैं कि अबरार अलवी का घर उनके घर के पास ही था। एक दिन भी ऐसा नहीं होता था कि जब ये दोनों आपस में मिलते ना हो और बच्चों की तरह लड़ते ना हो। जब दोनों की फिल्मों से दूरी हो चुकी थी तो एक तरीके से दोनों रिटायरमेंट जैसा फील ले रहे थे। रोज मुलाकात होती थी। जॉनी वॉकर के घर पर चाय पीना शुरू होता था, टीवी देखते थे और देखते देखते थोड़ी देर में मैच आया तो या फिर किसी और इंटरेस्टिंग चीज पे एक वाद विवाद होता था, झगड़ा शुरू होता था और दोनों एक दूसरे से लड़ बैठते थे। और आखिर में अबरार अलवी कहते थे कि मैं आज के बाद तेरे घर नहीं आऊंगा, और वहीं जॉनी वॉकर भी कहते थे मैं भी तेरा इंतजार नहीं करूंगा, और फिर बेडरूम से ये कहकर चले जाते थे आज वो खाना भी नहीं खाएंगे। अगले ही दिन अबरार अलवी घर आ जाते थे और जॉनी वॉकर उनका उसी गर्मजोशी से स्वागत किया करते थे। अरे कमाल इंतजार करो है भाई। मैं मेरा लाइफ का अंदर में मेरा गर्लफ्रेंड का भी, यानी कि क्या बोलता है उसको, अपना माशूक का भी इतना इंतजार नहीं किया जितना तुम्हें करना पड़ता है भाई। ये था एक दोस्ती का अंदाज। आज की दोस्ती में अगर देखते हैं तो काश हम लोगों के दिल भी उनकी तरह सीधे और मासूम होते। अब इनके अगले दोस्त की अगर बात करें तो वो हैं दिलीप कुमार साहब। 50 साल की करीबी दोस्ती रही और इनकी 50 साल की दोस्ती में कई शानदार और यादगार लम्हे इन्होंने बिताए। पर एक दिन दोस्ती में थोड़ी नोकझोंक हो गई। किसी बात पर अनबन हुई तो मुलाकातें कम होने लगी और वक्त के साथ साथ बातचीत भी कम होते होते एक दिन बंद ही हो गई। पर दोनों के कुछ करीबी दोस्त थे जिन्होंने दरार को कम करने में मदद की और बातचीत वापस शुरू हो गई थी, पर मिलना नहीं हुआ था। एक दिन जॉनी वॉकर ने दिलीप कुमार को संदेशा भिजवाया। संदेशा था, साहब यूसुफ, आपसे मिलने का दिल कर रहा है, लेकिन तबीयत नासाज होने के कारण खुद मिलने नहीं आ सकता। दिलीप कुमार ने उनसे मिलने की ठानी, पर संजोग ऐसा रहा कि वो जब सोचते तब कोई ना कोई काम आ जाता और ऐसे में कितनी ही बार जाने का प्लान हुआ, पर वो जॉनी वॉकर से मिल नहीं पाए। महीने गुजरे। एक दिन दिलीप साहब को फोन आया जॉनी वॉकर के घर से। किसी ने फोन पर कहा, मैं जॉनी वॉकर के घर से बोल रहा हूँ। दिलीप कुमार ने खुश होकर कहा, अरे मैं उनसे मिलने आने की सोच रहा था, देखो ना फोन आ गया, बात कराओ जरा उनसे। वो शख्स वहां से सिर्फ इतना ही बोला, यूसुफ साहब, आपके दोस्त अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। दिलीप कुमार अंदर तक टूट गए और उन्हें इस बात का गहरा अफसोस रहा। कितनी ही बार जाने की कोशिश की, पर किस्मत ने मिलने नहीं दिया। जॉनी वॉकर को डायबिटीज की बीमारी के कारण किडनी की प्रॉब्लम हो चुकी थी। हॉस्पिटल में एडमिट होना था, पर उन्होंने कहा, मुझे मशीनों के सहारे जिंदा मत रखो,
10 साल मशीनों पर जिंदा रहूंगा, इससे बेहतर है कि 1 साल अपनों के साथ अपने घर पर जिंदा रहूं। परिवार ने उनकी बात मानी और वापस घर ले आए। वापस घर आकर जॉनी वॉकर की आंखें खुशी से छलक उठी। बीमारी का आलम था पर मजाक करना कभी नहीं छोड़ा। जब बेटी कहती, अब्बा आंखें खोलिए ना, तब सिर्फ एक ही आंख खोलते और कहते दूसरी रेस्ट पर है और हंसा करते। जब कोई पूछता क्या आप रोजा करते हैं, तो वो कहते रोज मैं तो ऐसे ही हूँ, मेरी तरफ से नूर अल्लाह को याद कर लेती है। साल था सन 2003, तारीख 29 जुलाई। सबके दिलों में राज करने वाले महान चरित्र के साधारण व्यक्तित्व जॉनी वॉकर ने 83 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। जॉनी वॉकर का देहांत बॉम्बे में हुआ। हम सब रंगमंच की कठपुतलियां हैं। कब, कौन, कैसे उठेगा कोई नहीं बता सकता। जॉनी वॉकर के जीवन से हम ये सीख सकते हैं कि जब आप प्रतिभा के धनी होते हैं तब आप अपने जीवन के लक्ष्यों को अपनी शर्तों पर पा सकते हैं। इतने बड़े कॉमेडी किंग हमेशा अपनी स्वच्छ कॉमेडी के लिए जाने जाएंगे। उन्होंने पर्दे पर अभिनेत्री से भी कभी छेड़छाड़ तक नहीं की। एक सम्मानजनक दूरी बनाकर ही फिल्म में अभिनय किया। अपनी अदायगी से, अपने गीतों से उन्होंने हमारे दिलों पर ऐसी अमिट छाप छोड़ी है जो कभी हट नहीं सकती। जॉनी वॉकर की मृत्यु के बाद में हमारे देश भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कैसे उन्होंने त्रुटिहीन शैली से कॉमेडी की शैली को एक नया अर्थ और सम्मान दिया था। जॉनी वॉकर ऐसे इंसान थे जिनका कोई प्रोफेशनल या फिर पर्सनल दुश्मन कभी नहीं था। वो जिससे भी मिले दिल खोल कर मिले। बीवी का टीवी सैल्यूट करता है इस महान शख्सियत को जिन्होंने खूब हंसाया और वास्तव में जिंदगी का फलसफा सभी को समझा दिया। अपनी अदायगी से तो हमको अपने प्यार में रंग दिया, साथ साथ में अपनी जिंदगी से भी बहुत लोगों को मोटिवेट किया। अब अगली बायोग्राफी भी होगी कुछ ऐसी ही शख्सियत की जो कि सिंपल, बिल्कुल सिंपल, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने कभी अपने आप को सिंगर ही नहीं माना। वो कहते थे मैं तो सिंगर हूँ ही नहीं। मोहम्मद रफ़ी साहब जी, अगली बायोग्राफी उन्हीं की होगी। बस देखते रहिए बीवी का टीवी, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और वीडियोस को बनाने में हमें वक्त लगता है तो प्लीज़ इसे शेयर आप करेंगे ना तो और लोगों तक पहुंचेगा और हम जो जानकारी जुटाते हैं वो आपको पसंद आ रही तो औरों को भी पसंद आएगी। तो बस ऐसे ही करते रहिए, प्यार देते रहिए। कोई बात हो तो कमेंट में लिख दीजिए या फिर बताते रहिए, जैसे भी आप चाहें। बस अब आज्ञा दीजिए तरुण व्यास को। नमस्कार।